नया चैप्टर ग्रेविटेशन शुरू करेंगे और मैं ये चाहता हूं कि ग्रेविटेशन की कहानी न्यूटन के सर पर सेब गिरा था या क्या इसके ऊपर चर्चा करे बगैर मैं चाहता हूं कि फर्स्ट आर्टिकल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तो हम लोग बात करें। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. Consider two particles of masses m1 and m2 and these two masses are separated by distance r. तो न्यूटन साहब ने ये कहा कि कायनात का हर जर्रा दूसरे जर्रे के साथ कशिश रखता है और एक कुव्वत कशिश जो होती है उसकी मकदार जो होती है यह रास्त तनासुब में बदलती दोनों जर्रात की कमियत के ज़रब के और माकूस तगय्युर में बदलती फासले के मुरब्बे के। अब अगर इसको मराठी में बोलने का तय हुआ तो ये कहा जा सकता है विश्वातील प्रत्येक कण हे दुसऱ्या कणाला आकर्षित करतो आणि त्यांच्यामधील आकर्षणाचे जे बल आहे त्याचे परिमाण दोघा कणांच्या वस्तुमानाच्या गुणाकाराच्या समप्रमाणात बदलते आणि त्यातील अंतराच्या वर्गाच्या व्यस्त प्रमाणात बदलते। दैट इज f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और हमारी आदत शरीफा ये है कि हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं इक्वल टू साइन विद सम कांस्टेंट। यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है राजा This is known as universal gravitational constant। और कैवेंडिश साहब ने जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया था उनके एतबार से इसका वैल्यू रहता 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको याद ऐसा रखने का कि 6 और यहाँ 10 की कुव्वत जो है नेगेटिव 6 के डबल से थोड़ा कम क्योंकि जी भी 6 की जैसा दिखता। डायमेंशंस इसके n-1 n3 t-2 अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस साइन 1 और 3 4 और 2 6 अगेन 6 के जैसा दिखता। बहरहाल अभी इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम ध्यान में रखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स को मराठी में बोलते वैशिष्ट्य। एक रहा तो वैशिष्ट्य और अनेक रहे तो उसको बोलते वैशिष्ट्य। उर्दू में एक रहा तो उसको बोलते खासियत और बहुत ज्यादा एक से ज्यादा तो उसको बोलते खुसूसियत। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये देखने का कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनके बीच में, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल फोर्सेस। वीकेस्ट फोर्स यानी सबसे ज़ईफ फोर्स। ज़ईफ यानी पुराना नहीं, ज़ईफ यानी कमजोर। इट इज वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल फोर्सेस। मिसाल के तौर पर यहां पर क्लास में दो लोग बैठे हैं, ये दोनों के बीच में आकर्षण है तो एकमेकांना आकर्षित करत आहे बट वो उस आकर्षण को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे कि ऑर्डर ऑफ दिस 6.67 into 10⁻11 जो है ये बहुत कम है, इसलिए वो महसूस नहीं कर रहे। घबराइए मत, आकर्षण है लेकिन दैट इज नॉट एक्सपीरियंस, बहुत कम है, बहुत कमजोर फोर्स है। दूसरी चीज ये याद रखना, इट इज सेंट्रल फोर्स। दैट इज दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ बोथ द बॉडीज। मान लीजिए कि दिस m1 फोर्स m1 बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय m2, इसको हम नाम देंगे f12 और ये m2 है इसको अट्रैक्ट कर रहा है m1, इसको नाम देंगे f21। तो ये जो फोर्स है इट इज सेंट्रल फोर्स। दैट इज दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ बोथ द बॉडीज। तीसरी बात याद रखना कि ये जो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, हमने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात पढ़ी कि अगर लाइक चार्जेस है तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
लेकिन जहां तक के ग्रेविटेशनल फोर्स का सवाल है, इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव है, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। उसके बाद ये क्या करता, ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है राजा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ है, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ है, अपोजिट, ये याद रखना। पांचवी बात जो बचपन से आप याद रखते, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता। छठी बात जो आप याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए कि दो बॉडीज है और ये दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 6 न्यूटन। अगर मान लीजिए दिस टू बॉडीज आर शिफ्टेड ऑन द सरफेस ऑफ मून, तब भी जाकर अगर सेपरेशन सेम रहा उनके बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 6 न्यूटन ही रहेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द मीडियम बिटवीन देम। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है राजा इंडिपेंडेंट रहता, इंडिपेंडेंट ऑन अ मीडियम। सातवीं बात जो याद रखेंगे आप, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। अगर मान लीजिए एक बॉडी यहां पर है और दूसरी बॉडी बहुत दूर है, बावजूद इन दूरियों के उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। और एक बात याद रखना, दिस न्यूटन्स लॉ इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ बिकॉज इट होल्ड्स गुड ऑल ओवर द यूनिवर्स, हर जगह ये रहता है। आठवीं बात इसमें याद रखेंगे आप कि इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। That is, work done by force is independent on path followed. बहरहाल ये चंद कैरेक्टरिस्टिक्स है, चंद खुसूसियात है। आइए हम इसके चंद एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, सिंपल क्वेश्चन। मान लीजिए कि दो बॉडीज है, एक का मास है 1 kg और दूसरे का मास है 2 kg and their centers are separated by distance 50 centimeter, and you are asked to find out acceleration of heavier body। एक बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उसका फार्मूला क्या रहेगा, F इज इक्वल टू gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं g यानी 6.67 इंटू 10⁻11। दोनों बॉडीज के मास यहाँ दिया 1 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब क्या, 5 इंटू 10⁻1 मीटर और उसका स्क्वायर। तो ये हो जाता है 62 14 साल 1 बेसकुम 12 13 साल 1 बेसकुम 12 13 और इसके बाद ये 25 और 10⁻2 ऊपर जाने के बाद होता है +2। तो मैं समझता हूं कि 25 का टेबल सबको याद आता होगा। तो ये है राजा 25 और यहां बचे 8, 25 75 और ये सिलसिला चलता रहेगा इंटू 10⁻9 न्यूटन। ये फोर्स है उनके बीच में। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 5.3 यानी 5.3 इंटू 10⁻1। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻10 न्यूटन। और हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ हेवियर बॉडी, तो m इंटू a2। तो a2 राजा 5.3 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय हेवी बॉडी है 2। तो a2 इक्वल टू 2 दूनी 4 सारा 1 बेसकुम 12 10⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको याद रखना। आइए एक दूसरा क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, each of mass m revolve in a circle of radius r। मान लीजिए एक पार्टिकल है m और एक दूसरा पार्टिकल है यहाँ पर m और ये सर्कल का जो रेडियस है वो है राजा r।
and you are asked to find out speed of each particle, या starting speed of each particle. तो सबसे पहले इन दोनों मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर. क्योंकि दोनों का मास सेम है तो हम लिखेंगे Gm स्क्वायर अपॉन ये r और r बचा, ये हो जाता 2r स्क्वायर. देखो सर्कुलर मोशन में हमने एक बात पढ़ी थी कि when any body is performing uniform circular motion, then a force which keeps body performing uniform circular motion is known as centripetal force. Centripetal force मतलब क्या? Force acting on a body performing uniform circular motion is along the radius towards the center of circle. देखिए हम तफसीलात में जाएगा, सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इन बॉडीज को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए centripetal force चाहिए, and that necessary centripetal force acting on mass is provided by gravitational force between them. तो centripetal force जो है राजा is equal to gravitational force, CF equal to GF. सेंट्रीपिटल फोर्स हमको स्पीड मालूम करने के लिए कहा, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तीन फार्मूले अपने पास, mv स्क्वायर अपॉन r और या m ओमेगा स्क्वायर r और m ओमेगा v. लेकिन चूंकि हमको स्पीड पूछा, लीनियर स्पीड, हमने यहाँ mv स्क्वायर अपॉन r का फार्मूला इस्तेमाल किया. और ग्रेविटेशनल फोर्स हमको क्या मिला? g m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर. तो यहाँ के r के साथ ये r कैंसिल हुआ, यहाँ के m के साथ वो m कैंसिल हुआ. v स्क्वायर इज इक्वल टू gm बाई 4r. v इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा gm अपॉन r. दिस इज योर आंसर. आइए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. मान लीजिए कि 3 masses are placed along the vertices of equilateral triangle, each of mass m, and side of that triangle is a. मान लीजिए you are asked to find out starting speed of each particle. किसी भी एक मास का जो स्पीड है वो आपके लिए स्टार्टिंग स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, ये आपको मालूम करने के लिए कहा. देखिए मान लीजिए कि ये पार्टिकल, इसकी स्पीड हम मालूम करेंगे, तो इसके ऊपर इसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसको नाम दीजिए F1, इसको नाम दीजिए F1, इसको नाम दीजिए F2. देखिए F1 और F2 सेम है, F1 इक्वल टू F2 और ये रहेगा Gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है इनके बीच में एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री और इधर 60 डिग्री. तो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला क्या रहेगा? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, या थीटा 60 डिग्री है तो cos 60 इक्वल टू 1/2. 1/2 ये 2 के साथ कैंसिल हो गया. F1 इक्वल टू F2 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3F1 स्क्वायर. तो F1 इज F इक्वल टू रूट 3F1, F इक्वल टू रूट 3 और F1 का वैल्यू हमने निकाला इधर Gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. इसे दीजिए नंबर 1. अभी अभी अपनी ये बात हुई
कि किसी भी बॉडी के सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड एंड दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। देखिए मान लीजिए कि यहां पर इसका सेंटर है और ये रेडियस है r। ये ट्राइंगल का जो साइड है उसका लेंथ है a, तो r इज इक्वल टू क्या रहेगा इसके अंदर, r इज इक्वल टू a बाई रूट 3। ये ट्राइंगल कंप्लीट कीजिए, 30 60 90 का ट्राइंगल है, तो r इज इक्वल टू रहेगा a बाई रूट 3। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है अपना, रूट 3 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये r इज इक्वल टू राजा m बाई वी स्क्वायर, r यहां पे रखिए a बाई रूट 3 और ये रूट 3 इंटू जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये रूट 3 ऊपर चले जाएगा, रूट 3 एम एम कैंसल, एक एम यहां का कैंसल हो गया, रूट 3 वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 इंटू जी एम अपॉन ए स्क्वायर। यहां का ए है, तो ये ए के साथ ये ए कैंसिल हो गया, ये रूट 3 के साथ ये रूट 3 कैंसिल हो गया। यहां पर जो चीजें बची, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन ए। दिस इज स्टार्टिंग स्पीड ऑफ ईच ऑफ पार्टिकल। स्फीयर से दोनों का मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम है एंड नेचर भी सेम है। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू is proportional to option A r raised to minus 2, option B r square, तीसरा r raised to minus 4 and D is r raised to 4। देखो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, इसलिए जोश जोश में लोग लिखेंगे F is inversely proportional to r square, मतलब F is proportional to r raised to minus 2। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है, F is equal to g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों आइडेंटिकल है इसलिए हम उसको लिख रहे हैं g m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दोनों के बीच में फासला है r प्लस r इज 2r का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से हमको ये बात मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करने से पहले m इक्वल टू रो वी, रो इज इक्वल टू m बाई वी। डेंसिटी का फार्मूला है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास क्या होगा राजा, m इक्वल टू रो इनटू स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है, कोर्रा का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो f इज इक्वल टू क्या होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2। ये m का स्क्वायर है तो इसलिए हम इसको करें रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r3 का स्क्वायर बटे 4r स्क्वायर। देखिए पूरा अमला जो है जी रो ये कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू r³ का स्क्वायर, घाताचा गुणाकार होतो, तो F is proportional to r raised to 6 बटे r स्क्वायर रह जाए, तो क्या होगा F is proportional to r raised to 4। ये आपका आंसर रहेगा। आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A mass m, capital M, is splitted into m and m minus m, and they are separated by certain distance। आपसे ये कहा गया कि मास m जो है
इट इज स्प्लिटेड इनटू m n m माइनस m, और ये मान लीजिए m माइनस m है, और इनके बीच में फासला है r. You are asked to find out what ratio of m by m will maximize gravitational force between them. देखो जहां मैक्सिमाइज का, जैसा इससे पहले पावर के इक्वेशन में हमने कहा कि मैक्सिमम पावर, तो dp विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस dp by dr इक्वल टू 0, बहुत जगह ऐसा आया मैक्सिमाइज के क्वेश्चन. तो राजा सबसे पहले इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रहेगा F इज इक्वल टू gm इंटू m माइनस gm, छोटा m इधर लिखेंगे, m इंटू m माइनस m, और उनके बीच में फासला है r. हम इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट दिस f विथ रिस्पेक्ट टू m, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, f इज इक्वल टू g बाई आर स्क्वायर इंटू एम एम माइनस एम स्क्वायर. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे df बाई dm, f विथ रिस्पेक्ट टू m, ये कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट, इसको बाहर लिखेंगे. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस mm विथ रिस्पेक्ट टू m, यहाँ खाली कैपिटल m रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू m इज 1 माइनस ये हो जाएगा राजा 2m, और ये अम्ला इज इक्वल टू 0. तो ये पूरा इधर चल जाएगा, 0 हो जाएगा, खाली बचेगा m माइनस 2m इज इक्वल टू 0, m माइनस 2m यानी m इक्वल टू 2m. तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M जो हमसे पूछा गया वो रहेगा 1/2. दिस इज योर आंसर. ठीक है, जहां मैक्सिमाइज का क्वेश्चन आएगा कहीं भी, तो विद रिस्पेक्ट टू उसको डिफरेंशिएट करने का और इक्वेट करने का 0 के साथ. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री पार्टिकल्स या थ्री बॉडीज each of mass 1 kg are placed at, ये 1 kg यहां पर एक है, ये ओरिजिन पर 0,0, यहां पर एक रखा हुआ है x एक्सिस पर 1 kg, और ये है 0.20, और y एक्सिस पर 1 kg है, यहां पर 0.2 फासले मीटर पर, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,2 meter, and you are asked to find force acting या gravitational force acting on mass placed at origin. और आपको ऑप्शंस दिया है 1.67 into 10 raised to minus 9 I cap plus j cap, दूसरा 1.67 into 10 raised to minus 11 I cap plus j cap, तीसरा 3.34 into 10 raised to minus 10 I cap plus j cap, और बी ऑप्शन आपको दिया है 3.34 into 10 raised to minus 10 I cap minus j cap. बहरहाल I cap minus j cap का सवाल पैदा ही नहीं होता. मान लीजिए कि इसके ऊपर यहाँ जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको नाम करें हम F1, और इधर जो फोर्स एक्ट हो रहा है F2. देखिए मासेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो राजा F1 और F2 का मैग्नीट्यूड जो रहेगा सेम रहेगा, वो रहेगा GMM यानी GM स्क्वायर बाय R स्क्वायर,
और यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m जो है वो है 1 और r जो है 0.2 यानी उसको हम लिखेंगे 2 इंटू 10⁻1 का स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 4 और ये 10⁻2 पर जाके +2 होगा। तो 4 का पार्ट अगर आता होगा हमको 4 × 4, 2 बचे 4 × 24 और 2 बचे 4 × 24, ये सिलसिला चलता रहेगा और रहेगा 10⁻9। तो force acting on this mass kept at origin is F1 I cap plus F2 J cap। अब चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 1.67 इंटू 10⁻9, हम इधर लिखेंगे I cap plus F2 J cap। हमने F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए कॉमन लिखा है इसको I plus J cap। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो ये रहेगा कि अंडर रूट 1.67 इंटू 10⁻9 का होल स्क्वायर और वो एक बाहर निकलेगा 1.67 इंटू 10⁻9 इंटू √2। मैं यार हमको पूछा नहीं इसलिए हम उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m 2m 3m 4m are placed at the corners of a square of side A, and you are asked to find out gravitational force acting on a mass m placed at the center of the square। मान लीजिए कि ये स्क्वायर है का सेंटर है और इसको कुछ तो नाम दीजिए ABCD। देखिए जो सेंटर में जो मास रखा हुआ है इसको इसके ऊपर इन्हें भी फोर्स एक्ट कर रहा है, इन्हें भी फोर्स एक्ट कर रहा है, इन्हें भी। मान लीजिए कि इधर से एक फोर्स है 4m की वजह से, इधर 2m की वजह से, इधर m के और इधर 3m के। इसको हम थोड़ा और शॉर्टकट कर देते हैं कि मान लीजिए इधर m और 4m में जो फोर्स है और m और या 2m में भी है, तो होता क्या है मालूम क्या? इधर 4m - 2m कर देंगे, ये हो जाएगा 2m और 3m में से ये m निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2m। तो ये 2m की वजह से जो फोर्स है उसको नाम देंगे F1, इसको नाम देंगे F2। इधर 2m m है, इधर 2m m है, मतलब क्या है कि F1 = F2 और कितना है F1 = F2? G × 2m × m, मतलब 2m² अपॉन इसको डिस्टेंस को नाम दो कुछ तो भी OD² मान लीजिए। अब हमको ये देखना है कि OD जो है ये कितना है, उसके लिए पहले BD कैलकुलेट करेंगे। BD² = A² + A², ये हो जाता 2A², मतलब BD = ये हो जाएगा √2A एंड OD = BD/2, मतलब √2A डिवाइडेड बाय 2 को हम लिखेंगे √2 × √2। तो यहाँ का √2 वहां के √2 के साथ कैंसिल हो गया, तो OD = राजा A/√2। तो इसका जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है वो ये हो जाएगा F1 = F2 G × 2m² अपॉन ये OD का स्क्वायर। OD का स्क्वायर मतलब √2 A/√2 का स्क्वायर। तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 4gm² अपॉन A²। अब हमसे ये कहा गया कि व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। ये F1 और F2 दोनों अपवर्ड है, इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा कहीं तो भी, इसको नाम देंगे हम F और इनके बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो क्या है फार्मूला रिजल्टेंट का? रिजल्टेंट का फार्मूला F =
F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, थीटा इधर 90 डिग्री है, cos 90 0, तो ये पूरा हमला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, F2 और F1 सेम है ना, इसलिए लिखा। तो F इज इक्वल टू 2F1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू रूट 2F1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, F1 का मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। F1 हमारा आया था 4gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 4gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। फिनिश। This is the answer. As particles each of 1 kg are placed on x axis, ऐसा इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। इधर एक 1 kg मास, 1 kg 1 kg एंड सो ऑन, और यहाँ ओरिजिन पे 3 kg मास रखा हुआ है मान लीजिए, और ये जो फासला है 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, और ये सिलसिला चल रहा है इंफिनिटी तक। You are asked to find gravitational force acting on 3 kg mass placed at origin। ये origin पे जो 3 kg मास रखा हुआ है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा वो मालूम करना है। इसके लिए ऑप्शन है 2g, 3g, 4g और 5g तो अपने पास इधर आया नहीं, इसलिए इसके बजाय हम लेंगे इंफिनिटी। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का बेसिक फार्मूला हमको मालूम है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर m1 तो सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे F इज इक्वल टू ये G इंटू 3 इधर ले लेते कॉमन। उसके बाद यहाँ 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 1 मीटर का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 3g, और ये जो मसला है इसको सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं। ये 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ देखो 4 का डिफरेंस है पहला, इसको ऐसा लिखेंगे अगर 3g इंटू 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, तो ये 4 का डिफरेंस है यहाँ लिखने का। इससे पहले ऐसे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 हो जाता है। तो F इज इक्वल टू 3g इंटू 1 अपॉन 4 में से गया 3, 3/4, 3 कैंसिल रह जाए, F इक्वल टू 4g। तो यहाँ F इक्वल टू 4g हमारा ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक की लेंथ है L और इसका मास है M। उसी तरीके से एक दूसरा ब्लॉक है, इसका मास है 2m और इसकी लेंथ है 2l। यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ से ये मास L/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है।
आपसे ये कहा गया फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स। ये दो ब्लॉक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना है। मान लीजिए इसका एक सेंटर है, हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स दैट इज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ बोथ द बॉडीज। और इसका रजा यहाँ सेंटर इधर आएगा ऊपर से, मान लीजिए L/2 डिस्टेंस है, इसका सेंटर ये डिस्टेंस है L/2, ठीक है। और इसका यहां से ऊपर से L पे रहेगा यहां कहीं पर भी। अब हम ये दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो हमको यहाँ तो जो डिस्टेंस है L/2 है, ये कंप्लीट L है, ये L/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा L/2। ये डिस्टेंस हमको मालूम पड़ेगा, इसको मान लीजिए R मान दीजिए। तो R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू L/2 होल स्क्वायर प्लस L/2 होल स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू 2 into L/2 होल स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू √2 into L/2, ये R आ गया। उसके बाद फार्मूला तो हमको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2/r²। तो m into 2m, तो ये हो गया 2m² अपॉन r²। तो क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू G into 2m² अपॉन r की जगह रखे रूट, ये जो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन L/√2। तो L/√2 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 2 into 2 4, 4Gm² अपॉन L²। दिस इज आंसर। मान लीजिए कि यहाँ पर एक मेटालिक रॉड रखी हुई है और इस मेटालिक रॉड का मास है m और इसकी लेंथ है l, और यहां से a डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास रखा हुआ है m। आपसे कहा गया फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो इसका पहला ऑप्शन में लिखता Gmm अपॉन L/2 प्लस a होल स्क्वायर। दूसरी चीज Gmm अपॉन L प्लस a होल स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन Gmm अपॉन L इंटू a प्लस l। और चौथा ऑप्शन Gmm अपॉन a इंटू a प्लस l। देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के जहन में एक ख्याल आया होगा कि ये रॉड है जिसका मास m है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं तो भी होगा, और सेंटर में और इस पॉइंट मास में जो फासला है वो है L/2 प्लस a, वो इसके साथ चले जाएंगे। लेकिन दिस इज नॉट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसलिए नहीं है कि ये जो मेटालिक रॉड है एक्सटेंडेड बॉडी और ये पॉइंट मास है, तो होगा क्या कि ये जो रॉड है यहाँ मान लीजिए किसके एक नंबर ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है, तो इसका एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ कंसीडर करते हैं अपन जिसका विड्थ है dx, और मान लीजिए इसका मास है dm। ऐसे कई dm का ही बना हुआ है, तो ये dm और इसमें जो फासला है और यहाँ के dm में और वहां के m में जो फासला है वो अलग अलग है। मान लीजिए दिस dx इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम m, और ये जो मेटालिक रॉड है इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है उसको हम नाम देंगे कुछ तो भी सिग्मा इज इक्वल टू m/l। तो मास ऑफ एलिमेंट
dm ये रहेगा m/l इंटू dx। मानते कि नहीं मानते? रो इंटू dx होता है m/l इंटू dx। अब ये dm में और m में ये छोटे से मास एलिमेंट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मान लीजिए वो भी बहुत छोटा है। df इज इक्वल टू g इंटू m इंटू dm बाय x स्क्वायर। और व्हाट इज दिस? dm हमारे पास है m/l इंटू dx। इसको स्मॉल m करना चाहिए, m/l इंटू dx। एक छोटे से एलिमेंट के लिए छोटा सा फोर्स, ऐसे लाखों और करोड़ों अरबों और खरबों बेशुमार dm है, इसलिए df रहेगा। इसको क्या करने पर पूरा फोर्स मिलेगा राजा? इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df, और कहां से कहां तक भाई? कहां से कहां तक? ये x इक्वल टू a है इधर यहां पे, तो a से लेकर a प्लस l तक। यहां पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए df की, तो df आएगा gm स्मॉल m है अपॉन x स्क्वायर इंटू m/l इंटू dx। तो जो कांस्टेंट है उसको पहली फुर्सत में बाहर लिखो, तो वो रहेगा f इज इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M बाई l इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू a प्लस l। कुछ नहीं किया हमने अभी तक राजा। gmm अपॉन l इंटू ये 1/x स्क्वायर मतलब क्या रहता? x रेज़ टू -2, और x रेज़ टू -2 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? इंक्रीज पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय न्यू पावर। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n क्या रहता? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n विद रिस्पेक्ट टू x इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x रेज़ टू -2 मतलब क्या? -2 प्लस 1 -1, और ये न्यू पावर, और कहां से कहां तक? a से a प्लस l तक। कुछ किए अपन ने? कुछ भी नहीं किए। f इज इक्वल टू gmm अपॉन l, ये माइनस साइन तो मैं बाहर भेज देता, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x, लिखता हूं इसको a से a प्लस l। तो राजा f इज इक्वल टू माइनस gmm अपॉन l, पुट अपर लिमिट एट वेरिएबल 1 अपॉन a प्लस l माइनस 1 अपॉन a। इसको सॉल्व कीजिए, तो ये f इज इक्वल टू माइनस gmm अपॉन l इंटू तिरछी ज़रब a माइनस l डिवाइडेड बाय a इंटू a प्लस l। कुछ किया हमने? कुछ नहीं किया। दिस a कैंसिल विद दिस a, उसके बाद इधर माइनस माइनस एक प्लस हो जाता, और ये l के साथ यहाँ का l कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा gmm अपॉन a इंटू a प्लस l। दिस इज आंसर। ये आपके पास ऑप्शन है gmm अपॉन a इंटू a प्लस l, ये आपका आंसर है। इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट यहाँ अलग है, ऐसे कई क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, घर पे आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।